सारे बच्चे इधर देखेंगे एक साथ। फ्रंट पेज की एक बस पेज की एक देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन सा नंबर का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है? थर्ड नंबर का। इसकी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बिल्कुल। समझो बात को। ये इसके पहले हमने बैलेंस शीट पढ़ा था, इसके उसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और इसे गवर्न करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कौन इसको गवर्न करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कौन से नंबर का स्टेटमेंट है? तीसरे नंबर का। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तीसरा है। देखो इसमें कितने की लिंक बैठेगी? 3 की लिंक बैठेगी। फॉर्मेट याद करना, भूल जाओगे समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत होती है फॉर्मेट से कि भैया फॉर्मेट कैसा बनता है। चलो फॉर्मेट देखें सबसे पहले। पर्टिकुलर अमाउंट, बस एग्जाम में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। ठीक है, चलिए नंबर 6 नंबर की। अब देखो मैंने पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज को बांटा 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा बोलता है इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला क्या हुआ? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होगा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। और तीसरा होगा फाइनेंसिंग। कौन सा नंबर का स्टेटमेंट है? तीसरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? तीसरा। तो एक्टिविटीज भी कितने में बटी? 3 हिस्सों में बटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। समझ में आया बेटा? अच्छा समझ में आया बेटा। मानता हूँ इलॉजिकल चीज है लेकिन याद करने का तरीका है। ठीक है। अच्छा अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है तो जब तक उसके आगे रिवाइज ना दिखे तब तक उसे मार्क करके मत आना। रिवाइज लिखा हो उसको टिक करके आना। ठीक है। अब समझो 3 एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी कौन सी? ऑपरेटिंग। और इसको बांटा 3 हिस्सों में। इसको बांटा कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बांटा। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर दूसरे नंबर पे आया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और तीसरा आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में बांटा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। फिर आया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और फिर आया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। ये पहली एक्टिविटी के 3 पार्ट। अब सुनो, अगर प्रॉफिट आना है तो शुरुआत कहां से करूं? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से करूं। चलो भैया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा इसे लिखेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ये कैसे निकला?
करंट ईयर के अमाउंट को प्रीवियस ईयर के अमाउंट से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो कौन सा नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थर्ड। तो इसमें कितनी चीजें आएगी, 1 2 और 3। ये सब गिवन है अपन में से, ये सब गिवन है। कहां क्वेश्चन एक पूरा उठा के बुक का पहले फॉर्मेट समझे। कौन से नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो कितने आइटम्स आई, 3। कितने आइटम्स आई, 3। अच्छा, प्रॉफिट के कितने हिस्से, 3 हिस्से। पहला, अब सुनो, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा तो कंपनी या तो खुद के पास रखेगी, क्यों इधर देखो, या तो कंपनी खुद के पास रखेगी, या तो कंपनी डिविडेंड के तौर पे दे देगी ओनर्स को, या तो टैक्स भर देगी। तो कितनी चीजें हुई, 3। खुद के पास रखा, डिविडेंड दे दिया और टैक्स दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आई रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व में इस साल कितना पैसा डाला। फिर आया डिविडेंड्स। अच्छा, डिविडेंड्स 2 तरह के होते हैं, एक जो साल के अंत पे मिले और एक जो साल के बीच में मिले। एक कौन से, जो साल के अंत में मिले, और एक कौन से, जो साल के बीच में मिले। तो जो साल के अंत में मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रपोज, और जो साल के बीच में मिले उसे बोलते हैं इंट्रिम। ठीक है, इंट्रिम माने बीच में। और तीसरा आया प्रोविजन फॉर टैक्स। तीसरा क्या आया, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब समझो, यहां पे हमको अमाउंट मिला था, फिर इन 3 चीज का अमाउंट यहां से मिला, इसका टोटल बाहर आया और इसने हमें एक आंसर दिया जिसे हमने नाम दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसके नीचे का लिख लगा दी, यहां तक समझ में आया, लिखो। देखो सुनो, सेकंड हिस्सा, इसका पहला हिस्सा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। यहां पे हमने इसके बाद लिखा नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, अब देखो फिर से वही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 3। तो नॉन कैश आइटम्स भी कितने होंगे, 3। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी कितने होंगे, 3। अब देखो 3 नॉन कैश आइटम्स। पहला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिर आया इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, और इसमें सबसे कॉमन होता है गुडविल एंड पेटेंट्स। सबसे कॉमन क्या होता है इसमें, गुडविल एंड पेटेंट्स। इंटेंजिबल एसेट्स से लिख के खत्म करो। क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स अगर ज्यादा क्वांटिटी में दिख रही है ना बैलेंस शीट में, तो वो बैलेंस शीट को कमजोर बनाती है। क्या बनाती है वो, इसीलिए पता बिजनेस इसको लिख के खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस शीट इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ। फिर आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या आया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो। ये लग रहा है आपको कि आपके जो डेटर्स है वो बैड हो सकते हैं, वो पैसा डुबा सकते हैं, तो हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग निकाल के रखते हैं। कैश को अलग नहीं निकाल के रख रहे हैं, किसको अलग निकाल के रख रहे हैं, प्रॉफिट्स के हिस्से को अलग निकाल के रख रहे हैं, जिसके कारण हमारे प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जब हमारे प्रॉफिट्स कम हुए थे तो उसको क्या करो, बढ़ा दो। कैश प्रॉफिट्स को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो भैया यहाँ पे हमने कैश प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया। फिर आई 3 नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब देखो ये 3 को मिला के बनी 3 नॉन कैश, अब इन 3 से बनेगी नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, सबसे पहला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉस हो गया तो इसके कारण हमारे जो बिजनेस के प्रॉफिट्स है वो क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे कि ज्यादा,
कम, तो उसे क्या करो, ऐड करके प्रॉफिट को सही लिया। अच्छा, फिर आपने क्या करा, डिविडेंड पे करा। क्या करा आपने, फिर डिविडेंड को पे करा, रेंट को पे करा। तो ये होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। और मोस्ट क्लियर तो अगर मैं ज्यादा बोलूं तो भैया यहाँ पे रेंट भी शायद ही पूछा जाए। डिविडेंड, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट, तो इंटरेस्ट पेड। और एक चीज होती है कमीशन ऑन राइट इशू और इशू ऑफ शेयर्स। आपने क्या करा, शेयर्स इशू करने के लिए किसी कंपनी को हायर करा जिसने आपको पैसा, जिस कंपनी को आपको पैसा देना पड़ा टू इशू योर शेयर्स, तो उनका कुछ अगर कमीशन है तो वो यहाँ पे फिर से ऐड बैक होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जैसे 3 चीजें ऐड में, वैसे ही 3 चीजें लेस में, 1 2 3। अब सुनो, इंक्रीज का उल्टा कर दो डिक्रीज, तो पीडीडी डिक्रीज। प्रॉफिट का कर दो लॉस, लॉस का कर दो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर आप कर दो इसको इंटरेस्ट पेड की जगह पे इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव। क्या कर दो उसको, रिसीव। पेड की जगह पे क्या कर दो, रिसीव। सर इधर रेंट का क्या करना है, इधर आएगा नहीं आएगा? इधर भी बहुत रेयर दिया है, कोई 100 क्वेश्चन में एक आधी बार आ जाए तो ठीक। इसके बाद जब मैंने सारे पूरा कैलकुलेशन करा तो जो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा मैं उसे बोलूंगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, वो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? वर्किंग कैपिटल, बताओ। वर्किंग CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस बात से सब सहमत है? तो वर्किंग कैपिटल में कितनी चीजें आ रही है, 1 2 कौन कौन सी, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपके पास पहले गुड्स थे 1.5 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के, मानो कितने के थे, 1 लाख के थे। और साल के अंत में आपके पास गुड्स है 1,20,000 के। तो आपने 20,000 के गुड्स खरीदे होंगे तभी बढ़े होंगे कि ऑटोमेटिकली रखे रखे बढ़ गए होंगे? खरीदे होंगे। और गुड्स खरीदे होंगे तो पैसा आया होगा कि गया होगा? गया होगा। मतलब अगर इंक्रीज इन एसेट हो रहा है तो पैसा इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। पैसा क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे लिखा ऐड और यहाँ पे लिखा लेस, ठीक है? देखो, अब इधर देखो, यहां पे लिखा इंक्रीज इन करंट असेट्स। सुनो, अगर करंट असेट्स इंक्रीज हुई, जैसे अभी इन्वेंटरीज का एग्जांपल लिया मैंने, तो उससे पैसा आया कि गया? गया। आउटफ्लो हुआ। आउटफ्लो हुआ तो लेस कर दिया। और अगर डिक्रीज हो गया तो इनफ्लो हो गया, तो उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां पे लिखो डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स। अब समझना। दूसरा पॉइंट, आपके क्रेडिटर्स थे 1 लाख रुपए के। कितने के क्रेडिटर्स थे? 1 लाख के थे। 1 लाख रुपए के थे। आपने उनको पेमेंट कर दिया, मतलब आप साल के शुरुआत में 1 लाख रुपए के थे, साल के अंत में 1,20,000 के थे। तो आप उनसे ज्यादा सामान उधार लिया है कि उनको ज्यादा पैसा दिया है? ज्यादा सामान उधार लिया है। तो पैसा पहले 1 लाख के थे, अब 1,20,000 के हो गए। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ज्यादा सामान क्या लेके आए, उधार लेके आए। तो बताओ, क्या पैसा दे के आए कि पैसा बचा के लाए? पैसा दे के आए कि पैसा बचा के लाए? बचा के लाए। क्यों? तुझे मुझे पैसे देने थे 1 लाख, ठीक है? तो तू आया और 1 लाख रुपए देके मुझसे फिर से सामान कितने का लेके चला गया? 1,20,000 का लेके चला गया। तो तू 1 लाख रुपए में कितने का सामान एक्स्ट्रा ले गया? 20,000 का। और तूने उसको बेचा होगा तो कैश में बेचा होगा। तो तेरे पास कैश आया कि गया? आया।
इनफ्लो हुआ तो जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई तो वो ऊपर लिखा है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो यहां पे क्या लिख दूं नीचे, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का पक्का? अरे बोलो। भाई बंद कर दे वीडियो। देखो अगला हमारा आने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सी आने वाली है हमारी अगली? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पर भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐड और लेस। ठीक है, ऐड में क्या करेंगे, जिनसे पैसा आया है मतलब इनफ्लोस को, किसको ऐड करेंगे, इनफ्लोस को ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेस आउटफ्लोस को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अच्छा अब बताओ, थोड़ा सा इधर रोकिए बेटा। इधर से दिखेगा इसे। चलो इधर देखो, अगर मैंने कोई फिक्स एसेट्स को बेचा, क्या करा मैंने, बेचा, जैसे मेरे पास फर्नीचर था, मैंने फर्नीचर को बेचा, तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। तो इनफ्लो हुआ आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ तो उसे कहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे। माने सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा अब सुनो, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैंने करे थे, मैंने अगर उन्हें बेचा होगा, जैसे शेयर्स खरीद लिए थे, डिबेंचर्स खरीद लिए थे, तो अगर मैंने इनको खरीद लिया और मैंने अगर इन्हें बेचा, तो इसके कारण मुझे पैसा मिला कि गया, पैसा आया कि गया, आया। मैंने बेचा, मिला, बेचा तो आया, इनफ्लो। तो यहां पे लिखा मैंने सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा आप सुनो, इसी इन्वेस्टमेंट्स पे मुझे इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, बिल्डिंग खरीदी थी तो रेंट मिल गया, ठीक है। तो ये मेरे लिए इनफ्लो हुआ क्या आउटफ्लो हुआ? डिविडेंड के पैसे आ गए मेरे पास, इंटरेस्ट के पैसे आ गए, इनफ्लो, इनफ्लो। तो यहां पे मैंने लिखा, देखो 1 2 और 3 चीजें, डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंट रिसीव्ड, ठीक है। रिसीव, जो मैंने पैसा रिसीव करा है, क्या करा है, पैसा रिसीव करा है। तो लेस में क्या क्या आ जाएगा, अगर यहां पे सेल है तो यहां पे क्या लिख दूं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी बेच दी, ठीक है, प्लांट बिल्डिंग बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच दी। यहां पे फिर क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, है ना, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा ऐसा किसको लगता है कि यहाँ पे हमें डिविडेंड पेड लिखना पड़ेगा ऊपर, अगर रिसीव है तो किसी को लग रहा है कि पे करना पड़ेगा? सुनो, अगर मैंने पे कर दिया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से उठ के क्या बन जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाएगा,
क्या बन जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, डन। तो बस अब देखो यहां से फिर जो भी हमने प्लस करा माइनस करा है ना, ठीक है, तो इससे जो भी आंसर निकलेगा उसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जैसे मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को नाम दिया था ए, इसे नाम दे देंगे बी, ठीक है। मतलब ये हमारे कैश फ्लो का दूसरा पार्ट है, ये हमारे कैश फ्लो का क्या है? दूसरा पार्ट है, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल। कहाँ से लिखूं? तू बोलेगी तो मैं तो करे आगे। तीसरी आई हमारी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां पे भी हम कितने क्या लिखेंगे? ऐड और लेस, ठीक है। क्या लिखा है यहां पे भी हमने? ऐड और लेस, है ना। अब देखो क्या ऐड हो रहा है और क्या लेस हो रहा है। अगर आपने कोई सिक्योरिटीज इशू करी, क्या करी आपने? अगर कोई सिक्योरिटीज इशू करी तो आपके पास पैसा आया कि पैसा गया? आया। तो यहां पे मैंने सबसे पहला लिखा इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। या लिखा सेकेंड पॉइंट लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से मैंने लोन ले लिया तो भी मेरे पास पैसा आया, इनफ्लो हुआ। वही सेम चीज ऐड में क्या लिखना है? इनफ्लोज लिखना है। और लेस में क्या लिखना है? आउटफ्लोज लिखना है।
ठीक है, ले ऐड में, हाँ ऐड में लिखना है इनफ्लोस और लेस में लिखना है आउटफ्लोस। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या पैसा कुछ और आने के चांसेस है कि भैया इस तरीके से भी पैसे आ गए या नहीं है? तो नहीं, यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होने वाला है? खाली। तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है? खाली। यहाँ पे एक पॉइंट खाली था, यहाँ पे एक खाली। अब यहाँ पे लेस में डाला मैंने। अच्छा यहाँ पे इशू लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब शेयर्स कौन से रिडीम होते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं। कौन से शेयर्स बोले यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आया आपका लोन रीपेमेंट, रीपेड टू बैंक। हमने बैंक को लोन क्या करा? चुका दिया। तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिडन एडजस्टमेंट के तौर पे पूछी जाती है। ठीक है, अब सुनो, तुमने पैसा लिया होगा तो उस पर तुमको डिविडेंड देना पड़ा होगा कि नहीं देना पड़ा होगा? तुमने शेयर्स लिए, सिक्योरिटी इशू करी, तो तुम्हें डिविडेंड देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा? तो ये क्या करा आपने? पे करा। तो यहाँ पे लिखा मैंने इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड। बस इतना करा और यहाँ पे नीचे फिर क्या लिख दूंगा मैं? कैश। अब वो चाहो नीचे जगह नहीं बची तो इधर लिखा हुआ है ना, इधर आएगा फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पॉइंट सी। बी कर करा था जो ए बी और सी। ठीक है, अच्छा यहां पे फिर लिखेंगे अगला नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हमने पूरे साल भर में कितना कैश फ्लो करा, तो ये कैसे निकलेगा? ये सिंपल है, कैसे? ए का अमाउंट प्लस बी का अमाउंट प्लस सी का अमाउंट। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी माने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी माने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन तीनों से जो भी निकला वो क्या देगा मुझे? नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। और जब मैंने इसमें ऐड करा, क्या करा? इसमें ऐड करा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो मुझे मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कैश प्लस करंट इन्वेस्टमेंट्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त। इजी है, वो फाइनेंसिंग है। देख यहां से उठाया तो जो भी टोटल निकला वो फाइनेंसिंग हो गया। हाँ, ऑपरेटिंग। अच्छा फाइनेंस देख लिया। अच्छा सॉरी फाइनेंसिंग आ गया। ठीक है, अब ठीक है, डन। चल, कोई समस्या यहां तक? क्योंकि क्वेश्चन करने वाले बिल्कुल मजेदार। ठीक है, चलो लिखो इसको, फॉर्मेट उतारना पूरा।